पेज क्रमांक 33 पुस्तक का पेज क्रमांक 68 शुरू होता है। यद्यपि कानून एवं सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में धम्म का सिद्धांत प्राचीन भारतीयों के लिए नई बात नहीं थी, किंतु अशोक ने इसका मानवीकरण कर इस सिद्धांत को नया अर्थ तथा महत्व प्रदान किया। ऐसा माना जाता है कि धम्म अशोक का अपना आविष्कार था। वो हिंदू तथा बौद्ध विचारों से प्रभावित हुआ होगा, परंतु वास्तव में ये एक व्यवहारिक, सरल तथा नैतिक जीवन बिताने के लिए एक राजा का प्रयास था। यदि उसकी धम्म की नीति सिर्फ बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित रही होती तो अशोक इसकी घोषणा अवश्य करता, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म के अपने सहयोग को कभी नहीं छिपाया। अभिलेखों में यह उल्लेख है कि नैतिक जीवन के पुरस्कार स्वरूप स्वर्ग प्राप्त होता है, धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। अशोक सामान्य जन के मस्तिष्क में पहले से विद्यमान एक ज्ञात एवं महत्वपूर्ण संकेत को पुरस्कार के महत्व के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। धम्म के मुख्य लक्षण। अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपने धम्म का विस्तार किया। अलग अलग वृहत शिलालेखों में धम्म के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख है, लेकिन वृहद शिलालेख 10 में धम्म की विस्तृत व्याख्या है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रेम एवं मानवीय बंधुत्व का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि धम्म एक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है। इस अभिलेख व अन्य अभिलेखों से धम्म के निम्नलिखित लक्षण ज्ञात होते हैं। 1. पशु बलि एवं त्योहारों पर प्रतिबंध, वृहद शिलालेख 1, तथा खर्चीले एवं अर्थहीन उत्सवों तथा कर्मकांडों से परहेज, वृहद शिलालेख 9. 2. समाज कल्याण के लिए, वृहद शिलालेख 2, कुशल प्रशासन का गठन, वृहद शिलालेख 6. 3. पशुओं के प्रति अहिंसा तथा संबंधियों के प्रति उचित व्यवहार, वृहद शिलालेख 5, तथा ब्राह्मणों एवं श्रमणों आदि के प्रति उदारता, वृहद शिलालेख 3. 4. सेवकों के प्रति मालिकों द्वारा एवं बंदियों के प्रति राज्य अधिकारियों द्वारा मानवीय व्यवहार, वृहद शिलालेख 5। इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति का भी उल्लेख है। 5. सभी संप्रदायों में सहिष्णुता, वृहद शिलालेख 7 एवं 12। 6. भेरी घोष, नगाड़े की आवाज जो युद्ध में बजाया जाता है का धम्म घोष, शांति की आवाज में विस्थापन, अर्थात युद्ध के स्थान पर धम्म विजय, वृहद शिलालेख 13। 7. धम्म यात्राओं द्वारा ग्रामीण लोगों से संपर्क कायम रखना, वृहद शिलालेख 8। मौर्य प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत या राज्यों के 7 तत्वों के सिद्धांत की व्याख्या की। उनके अनुसार राज्य निम्न तत्वों से बनता है: 1. स्वामी राजा, 2. अमात्य मंत्री या उच्च अधिकारी, 3. जनपद क्षेत्र तथा जनसंख्या, 4. दुर्ग किला, 5. कोष, 6. बल सेना तथा 7. मित्र। राजा। स्वामी अथवा राजा राज्य के सभी 7 तत्वों की आत्मा है। कौटिल्य राजा के कई गुणों तथा प्रशिक्षणों का उल्लेख करता है। वो राजा को अपनी प्रजा की खुशी से अपनी खुशी प्राप्त करने का परामर्श देता है। मौर्य शासक पितृ सत्तात्मक राजा थे। उन्होंने कौटिल्य के परामर्श को मानते हुए प्रजा के कल्याण तथा हित जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सम्मान दिया। अशोक अपने वृहद शिलालेख 6 में कहता है: सब्बे मनुष्य पजामम, सभी मनुष्य मेरी संतान है। यह अपनी प्रजा के प्रति उसके पितृभाव को दर्शाता है। यह शिलालेख सफल प्रशासन के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण स्रोत राजा के अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों का उल्लेख करते हैं। मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। कौटिल्य के अनुसार जिस प्रकार रथ दोनों पहियों पर चलता है, उसी तरह बिना मंत्रिमंडल का शासन राजा द्वारा अकेले नहीं चलाया जा सकता है। मंत्री उच्च श्रेणी के परामर्शदाता होते थे। मंत्री परिषद एवं राजा द्वारा सभी प्रशासनिक मामलों पर उनका परामर्श लिया जाता था। कौटिल्य उनकी योग्यता एवं भर्ती हेतु उनके द्वारा उत्तीर्ण की जाने वाली परीक्षाओं का उल्लेख करता है। मौर्य मंत्रिमंडल, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता था, के सदस्य मंत्री होते थे। अमात्य। अमात्य एक प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी अथवा नागरिक प्रशासक थे, जिनकी नियुक्तियां उच्च प्रशासनिक एवं न्यायिक पदों पर होती थीं। तालिका 15। अशोक के स्तंभ लेख तथा उनके विषय। शिलालेख उत्कीर्ण वर्ष राज्याभिषेक से।
प्रथम शिलालेख उत्कीर्ण वर्ष राज्याभिषेक से 12वां वर्ष, विषय पशुवध निषेध। द्वितीय शिलालेख 12वां वर्ष, विषय परोपकारी कार्यों एवं विदेशों में धम्म प्रचार का उल्लेख। तृतीय शिलालेख 12वां वर्ष, अधिकारियों से प्रति 5वें वर्ष राज्य भ्रमण का आग्रह। चतुर्थ शिलालेख 12वां वर्ष, विषय भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का प्रतिपादन। पंचम शिलालेख 13वें से 14वां वर्ष, निज्जति तथा धम्म महामात्रों की नियुक्ति। षष्ठम शिलालेख 13 से 14वां वर्ष, जनमामलों के निपटाने हेतु प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख। सप्तम शिलालेख 13 से 14वां वर्ष, सभी धार्मिक मतों के प्रति अशोक की निष्पक्षता का उल्लेख। अष्टम शिलालेख 13वां से 14वां वर्ष, बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन तथा बोध गया की यात्रा का उल्लेख। नवम शिलालेख 13 से 14वां वर्ष, निरर्थक एवं धम्म मंगलों में भेद तथा सच्चे विधानों पर प्रकाश। दशम शिलालेख 13वां से 14वां वर्ष, अशोक के उद्यम का लक्ष्य धम्माचरण की श्रेष्ठता घोषित। एकादश शिलालेख 13वां से 14वां वर्ष, धम्म के अन्य आचार तत्वों का प्रकाशन एवं सद्व्यवहार का आग्रह। द्वादश शिलालेख 13वां से 14वां वर्ष, धार्मिक सहिष्णुता एवं सभी धर्मों की सार वृद्धि पर जोर। त्रयोदश शिलालेख 13वां से 14वां वर्ष, कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा, विदेशों में धम्म प्रचार का उल्लेख। चतुर्दश शिलालेख 13वां से 14वां वर्ष, शिलालेखों का पुनरावलोकन तथा अशोक के साम्राज्य को महल के विजेते की संज्ञा। पेज क्रमांक 33 समाप्त होता है। पेज क्रमांक 34 पुस्तक का पेज क्रमांक 69 शुरू होता है। उनके वेतनमान सेवा के नियम तथा भुगतान की विधि इस प्रकार थी। यद्यपि उनकी योग्यता तथा चयन की विधि कौटिल्य द्वारा निर्धारित की जाती थी, लेकिन उनका व्यवहार में सख्ती के साथ लागू होना संदेहात्मक है। उनकी भूमिका तथा कार्य बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि सभी सरकारी कार्य उन्हीं के द्वारा किए जाते थे। कौटिल्य ने अमात्य, यूनानी इतिहासकारों के मजिस्ट्रेट तथा पार्षद, अशोक के अभिलेख के महामात्र, ब्रिटिश भारत के ICS अधिकारी तथा स्वतंत्र भारत के IAS अधिकारियों के समान थे। राजस्व विभाग समाहर्ता, उसके पास राज्य के सभी राजस्वों का प्रभार था तथा वो अक्षपटलाध्यक्ष महालेखापाल के कार्यों के निरीक्षण द्वारा आय तथा व्यय पर नियंत्रण रखता था। सन्निधाता, यह मुख्य कोषाध्यक्ष के रूप में समाहर्ता का सहयोग करता था। वो खजाने को मजबूत भवनों में सुरक्षित रखता था, जिसे कोषगृह तथा कोष्ठागार कहा जाता था। सैन्य विभाग, प्लिनी के अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। ये सेनापति के नियंत्रण में था, जिसके अधीन अनेक अध्यक्ष थे जो सेना के विभिन्न विभागों के प्रमुख थे, जैसे पैदल सेना पदाध्यक्ष, घुड़सवार अश्वाध्यक्ष, हाथी हस्त्याध्यक्ष, रथ रथाध्यक्ष, नौसेना नावाध्यक्ष तथा शस्त्रागार आयुधगाराध्यक्ष। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, ये विभाग वस्तुओं के खुदरा एवं थोक बाजार की कीमतों को नियंत्रण कर अपने अध्यक्षों द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करता था। ये माप एवं तौल भी नियंत्रित करता था, सीमा शुल्क लगाता था, विदेश व्यापार नियंत्रित करता था तथा तस्करी को रोकता था। न्याय एवं पुलिस विभाग, कौटिल्य 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख करता है, धर्मस्थयी तथा कंटक शोधन तथा या दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में था, जिसका मुख्य न्यायाधीश धर्माधिकारी कहा जाता था। प्रांतीय राजधानियों, मंडलों तथा जिलों में अधीनस्थ न्यायालय थे, जो अमात्य तथा प्रदिष्ट के अधीन थे। जेल, बंधनागार, पुलिस लॉकअप चरक से अलग होता था। कौटिल्य बंधनागाराध्यक्ष द्वारा लापरवाही बरतने पर कठोर जुर्माने का उल्लेख करता है। अशोक के अभिलेखों में भी जेल तथा जेल अधिकारियों का उल्लेख है। जासूसी विभाग, इसका संचालन गूढ़ पुरुष जासूस करते थे।
जो महामात्य पसर्प के नियंत्रण में होते थे। इस विभाग में स्पष्ट स्थित एवं संचार भ्रमणशील दोनों प्रकार के अधिकारी थे। इनमें सन्यासी, विद्यार्थी, गृहस्थ एवं विषकन्याओं की नियुक्ति की जाती थी। वे मेगास्थनीज के ओवरसियर तथा अशोक के अभिलेखों के प्रतिवेदक और पुलिस अनी से पत्र व्यवहार करते थे। ग प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन। प्रांत इस विषय में कौटिल्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं प्रदान करता है। सिर्फ अशोक के अभिलेख, विशेषकर ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख 1 एवं 2 स्थानीय प्रशासन का उल्लेख करते हैं। साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था तथा प्रत्येक प्रांत उपराजा की मंत्रिपरिषद के अधीन थे। 4 प्रांत थे: उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला, अवंतीरथ उज्जैन, दक्षिणपथ सुवर्णगिरी तथा कलिंग तौसाली या धौली। उपराजा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा राज्य के लिए कर वसूलने के लिए उत्तरदायी था। इस पेज पर भी तालिका दी गई है। 16वीं तालिका है अशोक के उत्तरी पश्चिमी शिलालेख। शिलालेख, उसके पश्चात स्थल और भाषा। तक्षशिला लेख। स्थल तक्षशिला पाकिस्तान, भाषा अरमाइक। शिलालेख कंधार शिलालेख। स्थल शार-ए-कुना कंधार अफगानिस्तान, भाषा अरमाइक यूनानी। शिलालेख लमगान शिलालेख। स्थल पुल-ए-दारुल अफगानिस्तान, भाषा अरमाइक। तालिका 17 दी गई है अशोक के लघु शिलालेख। बाईं से दाईं ओर लघु शिलालेख, स्थल, खोजकर्ता, प्रकाशक, वर्ष। रूपनाथ शिलालेख। स्थल रूपनाथ मध्य प्रदेश। खोजकर्ता का नाम नहीं दिया गया, प्रकाशक है कनिंघम, वर्ष है 1871 से 72। सहसराय शिलालेख। स्थल चंदनवीर पहाड़ी, दक्षिण बिहार। खोजकर्ता बंगलर, प्रकाशक का नाम नहीं दिया है, वर्ष भी नहीं दिया गया है। बैराट शिलालेख। स्थल प्राचीन विराटनगर राजस्थान। खोजकर्ता कार्लाइल, प्रकाशक सेन एवं ब्यूलर, वर्ष 1871 से 72। गुर्जरा शिलालेख। स्थल गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश। खोजकर्ता बीसी छाबड़ा, प्रकाशक बीसी छाबड़ा, 1954 वर्ष। मस्की शिलालेख। स्थल मस्की रायचूर आंध्र प्रदेश। खोजकर्ता बोडेन, प्रकाशक सेन एशियाटिक जनरल, वर्ष 1915। ब्रह्मगिरी शिलालेख। स्थल मैसूर कर्नाटक। खोजकर्ता बी.एल. राइस, वर्ष 1882। सिद्धपुर शिलालेख में स्थल, खोजकर्ता और प्रकाशक नहीं दिया गया है। जतिंग रामेश्वरम शिलालेख में स्थल, खोजकर्ता और प्रकाशक नहीं और वर्ष भी नहीं छपा है। एर्रागुड़ी शिलालेख। स्थल है एर्रागुड़ी हैदराबाद। खोजकर्ता श्री अनुघोष, प्रकाशक नहीं दिया गया है, वर्ष है 1929। गाबी मठ तथा पाल की गुड़ शिलालेख। स्थल कोपवाल प्राचीन कोपनगर। खोजकर्ता बी.एन. शास्त्री, प्रकाशक बसाक, वर्ष 1931। रजुल मंडागिरी शिलालेख। स्थल है चिन्नतुलित करनूल आंध्र प्रदेश। खोजकर्ता प्रकाशक और वर्ष नहीं दिया गया है। अहरौरा शिलालेख। स्थल है अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। खोजकर्ता जी.आर. शर्मा, प्रकाशक और वर्ष नहीं दिया है। नई दिल्ली शिलालेख। स्थल है अमर कॉलोनी लाजपत नगर। खोजकर्ता सरदार जंग बहादुर सिंह, प्रकाशक सरकार जोशी एवं पांडे, 1966। नई दिल्ली शिलालेख। M.G.A. गाय। इसमें खोजकर्ता और प्रकाशक नहीं दिया गया है। गुरारिया शिलालेख। स्थल है पान गुरारिया गुफा। खोजकर्ता के.डी. बनर्जी, प्रकाशक नहीं दिया गया है, सन है 1975। बुधनी शिलालेख। स्थल है बुधनी सीहोर मध्य प्रदेश। खोजकर्ता है भोपरदीकर, सन नहीं दिया गया है। सन्नति शिलालेख। सन्नति ग्राम गुलबर्गा कर्नाटक। खोजकर्ता प्रकाशक वर्ष नहीं दिया है। भाबरू शिलालेख। स्थल है जयपुर राजस्थान। खोजकर्ता कैप्टन बर्ट,
प्रकाशक और वर्ष नहीं दिया गया है। पेज क्रमांक 34 समाप्त होता है। पेज क्रमांक 35 पुस्तक का पेज क्रमांक 70 शुरू होता है। लेकिन न तो कौटिल्य और न ही अशोक के अभिलेखों में प्रांतों की स्वायत्तता, अगर उन्हें प्राप्त थी, का उल्लेख है। मंडल प्रदेश की कौटिल्य अथवा प्रादेशिक अशोक के अभिलेख के प्रभार में थे, जिनकी सलाहकार परिषद नहीं थी। उनके कार्यकारी राजस्व, न्याय तथा सामान्य निरीक्षण थे। वे समाहर्ता के प्रति सीधे उत्तरदायी थे। जिले का प्रभारी राजुक अशोक के अभिलेख में उल्लेख है था, जिसके कार्य एवं स्थिति आधुनिक जिला कलेक्टर के समान थी। उसके कार्य में युक्त कौटिल्य एवं अशोक सहयोग करते थे। ये अधीनस्थ अधिकारी थे जो सचिव एवं लेखा का कार्य देखते थे। मध्य स्तर 5 से 10 गांवों की ये इकाई गोप एवं स्थानिक के अधीन थी। गोप का कार्य रिकॉर्ड एवं लेखा को सही रखना था तथा स्थानीय कर वसूलता था। ग्राम ये ग्रामणी के अधीन था, जिसे ग्राम प्रशासन में वयस्कों की परिषद सहायता प्रदान करती थी। निगम प्रशासन, कौटिल्य ने एक पूरे अध्याय में नागरिक अथवा नगर अध्यक्ष की भूमिका का उल्लेख किया है। उसका मुख्य कार्य कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना था, लेकिन उसके कुछ और भी कार्य थे। गोप तथा स्थानिक उसकी सहायता करते थे। मौर्य साम्राज्य का महत्व केंद्रीकृत सरकार की स्थापना के कारण है, जो भारतीयों द्वारा इस प्रकार की सरकार का प्रथम सफल प्रयत्न था। मुगलों तथा अंग्रेजों को यह विरासत मौर्यों से प्राप्त हुई। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, कृषि, भूस्वामित्व की प्रकृति। मौर्य राज्य में 5 प्रकार के भूस्वामित्व की संभावना है। 1 कृषक, लेकिन स्रोत इसकी ओर संकेत नहीं करते हैं। सामुदायिक स्वामित्व, लेकिन यह काफी बाद में देखने को मिलता है। 3 बड़े भूस्वामी, ठेकेदारों के एक वर्ग गृहपति के अस्तित्व का प्रमाण है, लेकिन वे भूस्वामी की अपेक्षा कृषकों को वित्तीय सहायताएं प्रदान करते थे। 4 राजा, मेगास्थनीज का यह कथन था कि सभी प्रकार की भूमि का मालिक राजा था, विवाद का विषय है। 5 राज्य, मौर्य काल में राजा और राज्य में अंतर नहीं था, अतः राजा कुछ निजी भूमि का स्वामी होने के अतिरिक्त राज्य की भूमि से भी कर प्राप्त करता था। इसके कारण मेगास्थनीज को ऐसा लगा कि राजा समस्त भूमि का स्वामी है। राज्य, राजा के सैद्धांतिक भूस्वामित्व के बावजूद व्यवहार रूप में कृषकों के भूमि पर कुछ वंशानुगत अथवा रीति रिवाज संबंधी अधिकार थे। भूमि कर, ये राज्य की आय का मुख्य स्रोत था तथा कर की मात्रा उपज के चौथे से छठे भाग के बीच होती थी। ये राजा के अधिकारियों द्वारा बिना किसी मध्यस्थ के सीधे किसानों से लिया जाता था। आवश्यकता पड़ने पर राजा कर माफ करता था अथवा उसमें कमी करता था। 1/4 भूमि कर एक सामान्य अनुमान है तथा संभवतः उन उपजाऊ क्षेत्रों में अत्यधिक लगाया जाता होगा जिनसे मेगास्थनीज अधिक परिचित था। पाटलिपुत्र का क्षेत्र उसके अंतर्गत आता होगा। वास्तविक कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा होगा। अशोक का रुम्मिनदेई अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसमें करों का उल्लेख है। बताया जाता है कि लुम्बिनी ग्राम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसलिए उसने यहाँ के लोगों के करों के बोझ को कम करके सिर्फ उत्पादन का 8वां भाग देने को कहा। यह स्पष्ट है कि मौर्य काल में कृषि योग्य भूमि पर कर निर्धारण राज्य के अधिकारियों द्वारा किया जाता था। यह निर्धारण पूरे गांव की भूमि के बजाय प्रत्येक किसान की भूमि के आधार पर होता था। इससे स्पष्ट है कि करों का निर्धारण करने से पहले प्रशासन सभी स्थानीय विशेषताओं पर विचार करता था। घ कृषि का सघनीकरण एवं विस्तार। मौर्य राज्य ने कृषि विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। अर्थशास्त्र में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से शूद्रों को नई बस्तियों में भेजने का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों में भी कलिंग के 1.5 लाख युद्धबंदियों को बेकार भूमि तथा नई बस्तियों में भेजने का उल्लेख है। राज्य सिंचाई के लिए जलकुंड, तालाब, नहर तथा कुएं बनवाता था तथा उनकी देखरेख करता था। औद्योगिक शिल्प। 1 धातु कर्म, लोहा, तांबा, टीन, सोना, चांदी आदि कई प्रकार की धातुओं की जानकारी में वृद्धि हुई। इनका प्रयोग कई प्रकार की सामग्रियों के निर्माण में होता था। लोहे की सामग्रियों के प्रयोग में विशेष रूप से वृद्धि हुई। 2 वस्त्र निर्माण।
ये कार्य मथुरा, काशी, पाटलिपुत्र, बंग, महिष तथा अन्य क्षेत्रों में विशेष होता था। इसके अनेक साहित्यिक तथा पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं। 3. मृदभांड। मौर्य स्थल से अनेक मिट्टी के बर्तन तथा उनके टुकड़े NBPW प्राप्त हुए हैं। 4. काष्ठ कर्म। इसका प्रमाण उत्खनन, पाटलिपुत्र एवं साहित्य से प्राप्त हुआ है। 5. पत्थर कटाई। इसका सर्वोत्तम उदाहरण अशोक की स्थापत्य कला, विशेष रूप से उसके स्तंभ हैं। शिल्पकारों की श्रेणियां। बुद्ध के काल में प्रचलित श्रेणी प्रणाली की मौर्य काल में शिल्पों तथा व्यापार के विकास के कारण काफी प्रगति हुई। इनका संगठन काफी बड़ा हो गया। कौटिल्य व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकारों, कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर वेतन निर्धारण, घटिया काम तथा धोखाधड़ी के लिए कठोर सजाओं आदि का उल्लेख करता है। पेशों का स्थायीकरण एवं वंशानुगत आधार पर निर्धारित होने के कारण श्रेणियों का सुदृढ़ीकरण हुआ। राज्य के एकाधिकार। राज्य का खदानों, शस्त्र तथा शस्त्र निर्माण, मदिरा निर्माण, जहाज निर्माण आदि पर एक अधिकार था। उदाहरणार्थ, सभी मदिरा निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां राज्य के नियंत्रण में थीं, जिसके अधिकारी सुराध्यक्ष थे। व्यापार एवं वाणिज्य। आंतरिक व्यापार। कई प्रकार की वस्तुओं का आंतरिक व्यापार विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होता था। उत्तर की चीजों, कंबल, चमड़ा आदि का दक्षिण की चीजों, कीमती पत्थर, मोती, हीरा, शंख, सोना आदि से विनिमय एक महत्वपूर्ण व्यापार था। विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार विशेषकर यूनान तथा कुछ हद तक बर्मा से होता था। निर्यात की मुख्य चीजें थीं विभिन्न मसाले, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, हल्दी आदि। मोती, हीरे, सूती वस्त्र, हाथी दांत की चीजें, शंख, चमड़ा, कंबल आदि। व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में अत्यधिक था। यातायात एवं संचार। मुख्य सड़कें तथा नदियां आंतरिक वाणिज्य मार्ग थीं। विदेशी व्यापार मुख्यतः तटीय तथा स्थल मार्गों से होता था। भारू कच्छ, गुजरात में भड़ौच के बंदरगाह का उल्लेख कई बार मिलता है। सड़क निर्माण तथा उनकी देखरेख पर मौर्य विशेष ध्यान देते थे। इसके लिए एक खास अधिकारी अग्रनोमोई का उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। कलिंग उत्तर तथा दक्षिण को जोड़ता था तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। पेज क्रमांक 35 समाप्त होता है। पेज क्रमांक 36, पुस्तक का पेज क्रमांक 71 शुरू होता है। व्यापार पर राज्य नियंत्रण। राज्य सभी निर्मित एवं आयातित वस्तुओं पर कर लगाता था। व्यापार कर वस्तु के कुल मूल्य का 5वां भाग होता था। कर चोरी करने पर कठोर दंड दिया जाता था। विशेषज्ञ मंडलों द्वारा व्यापारियों द्वारा बेची गई चीजों का निरीक्षण होता था तथा लाभ का प्रतिशत तय किया जाता था। यह स्थानीय वस्तुओं पर 5% तथा आयातित वस्तुओं पर 10% था। मुद्रा, अर्थव्यवस्था तथा मुद्रा। व्यापक कृषि ने साम्राज्य को वित्तीय आधार प्रदान करने के अलावा पूंजी निर्माण के लिए भी अधिशेष प्रदान किया, जिसके कारण बाद में आहत, चांदी एवं तांबे के सिक्कों के रूप में धातु मुद्रा का व्यापक प्रयोग प्रारंभ हुआ। सूदखोरी अथवा महाजनी। मेगास्थनीज के विचार से भारत में सूदखोरी की अनुपस्थिति की धारणा सही नहीं है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों तथा अर्थशास्त्र में इसके अस्तित्व का प्रमाण है। ब्याज की दर प्रतिवर्ष 15% से 60% के बीच होती थी। संभवतः ब्याज की दर राज्य द्वारा नियंत्रित होती थी, जिसके कारण मेगास्थनीज इसे नहीं जान सका। मौर्य समाज। वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तनों ने चतुर्वर्णीय वैदिक व्यवस्था को आसानी से नहीं चलने दिया। अब वैश्यों, जिनमें से कुछ खेती करते रहे, आंतरिक किंतु व्यापार अधिकांश व्यापार करने लगे, तथा शूद्रों, इनमें से अधिकतर खेती करने लगे तथा कुछ शिल्पकार बने, का अंतर कम हो गया। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, किंतु उनकी सामाजिक स्थिति में कोई प्रगति नहीं हुई, जिसके कारण सामाजिक तनाव बढ़े तथा अंततः गैर सनातनी संप्रदायों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। ब्राह्मणों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया वर्ण व्यवस्था को और कठोर बनाने के रूप में हुई। इन्हीं सामाजिक तनावों के कारण अशोक ने सामाजिक सौहार्द पर अधिक बल दिया। उसके धम्म का उद्देश्य सामाजिक दायित्व तथा स्थायित्व की भावना को मजबूती देना था। महिलाओं की स्थिति। ब्राह्मण साहित्य में महिलाओं को समाज में निम्न स्थान प्रदान किया गया है।
दूसरी ओर बौद्ध ग्रंथों में ऐसी बात नहीं है। मेगास्थनीज बढ़ती हुई बहुपत्नी प्रथा, महल के रक्षकों, राजा के अंगरक्षकों तथा जासूस आदि के रूप में महिलाओं की नियुक्ति का उल्लेख करता है। वो विधवा पुनर्विवाह तथा तलाक का भी उल्लेख करता है। अतः महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्न थी तथा इसमें और पतन हो रहा था, परंतु ये गुप्त काल जितनी खराब नहीं थी। तत्कालीन समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति के कारण ही शायद अशोक ने सिर्फ महिला कल्याण के लिए एक विशेष महामात्र अधिकारी को नियुक्त किया। इस अधिकारी को इथिझक महामात्र कहा जाता था, जिसका अर्थ है महिलाओं का अध्यक्ष। इन अधिकारियों तथा वैश्याओं के अध्यक्षों गणिकाध्यक्ष में एक संबंध स्थापित किया गया है, दास एवं मजदूर। भारत में दासों की अनुपस्थिति के बारे में मेगास्थनीज का विचार सही नहीं है। पाश्चात्य, यूनानी तथा रोमन दास प्रथा से बिल्कुल अलग होने के कारण वो शायद इसे नहीं पहचान सका, लेकिन इसकी उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण बौद्ध ग्रंथों, विशेषकर जातक तथा अर्थशास्त्र में है। भारतीय दासों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाता था तथा इनकी नियुक्ति मुख्यतः गृह कार्यों में होती थी। भाड़े के मजदूरों की सामाजिक स्थिति दासों की अपेक्षा अच्छी थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति दासों से भी खराब थी। भाड़े के मजदूर बेगार अथवा विष्टि से अलग थे, जो शायद इस काल में नहीं थे। विजातीय लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति दासों तथा भाड़े के मजदूरों से भी खराब थी। चमड़े की धुलाई आदि का काम करने के कारण ये विजातीय अथवा हीन जन अशुद्ध माने जाते थे। उनके सामाजिक बहिष्कार का यही मुख्य कारण था। मौर्य कला। अशोक से पहले के भवन लकड़ी अथवा अन्य चीजों के बने हुए थे। पत्थरों का प्रयोग अशोक के काल से प्रारंभ हुआ। लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग कुछ तो सुखमीनी फारस, जहां पत्थर का व्यापक प्रयोग होता था, के साथ संपर्क से, और कुछ गंगा के मैदानों में जंगलों के नष्ट होने से हुआ होगा। मौर्यकालीन कलात्मक अवशेष निम्न रूपों में देखे जा सकते हैं: 1 स्तंभ एवं मूर्ति, 2 स्तूप, 3 गुफा, 4 महल तथा 5 टेराकोटा वस्तुएं। स्तंभ एवं मूर्ति। अशोक के स्तंभ मौर्य कला के सर्वोत्तम अवशेष हैं। अशोक के आदेशों वाले ये स्तंभ या तो धार्मिक स्थानों पर या शहरों के आसपास लगे हुए थे। ये स्तंभ 2 प्रकार के पत्थरों से बनाए जाते थे: मथुरा क्षेत्र के लाल दाग वाले तथा एवं सफेद पत्थर, तथा 2 बनारस के निकट चुनार से प्राप्त पांडुरंगी कठोर बलुआ पत्थर। संभवतः मथुरा एवं चुनार से बहुत से स्तंभ युक्त स्थानों पर पत्थर ले जाया जाता था, जहां तक्षशिला से आए शिल्पकार उन्हें काटकर तैयार करते थे। प्रत्येक स्तंभ के 3 भाग हैं: नींव के नीचे टेक, स्तंभ तथा शीर्ष। टेक जमीन से गड़ा हुआ है। एक बलुआ पत्थर के टुकड़े का स्तंभ दूसरे बलुआ पत्थर से बने शीर्ष को सहारा देता है। ये गोल और थोड़ा टेढ़ा स्तंभ काफी पॉलिश किया हुआ है तथा इसका अनुपात मनोहारी है। स्तंभ के तीसरे भाग शीर्ष में ए किसी जानवर की सुंदर आकृति जैसे कि शेर अथवा हाथी, बी धर्मचक्र 24 कमानियों वाला संकेत के साथ पशु आकृति तथा 6 उल्टा अथवा घंटी के आकार का कमल। सारनाथ स्तंभ का शीर्ष निश्चित तौर पर इस श्रृंखला का सबसे सुंदर नमूना है। इस सजीव आकृति के 4 शेर एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं तथा शीर्ष फलक के उभार में छोटी मनोहारी तथा भव्य 4 जानवरों शेर, हाथी, घोड़ा तथा सांड की आकृतियां तथा उल्टा हुआ कमल है। ये सभी अत्यंत विकसित कला रूप की ओर संकेत करते हैं। इस शीर्ष में कुछ सुधार कर भारत सरकार ने इसे राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया है। मौर्यकालीन मूर्तियां हैं: 1 बेसनगर मध्य प्रदेश की यक्षिणी, 2 परखम मथुरा के निकट का यक्ष, 3 दीदारगंज बिहार का चौरी वाहक तथा 4 धौली उड़ीसा का पत्थर का हाथी। स्तूप। स्तूप एक गोल आधार पर स्थित ईंट अथवा पत्थर की ठोस गुंबदाकार आकृति है। इसके ऊपर आध्यात्मिक संप्रभुता का प्रतीक एक दंड तथा छाता होता है। कभी कभी स्तूप के चारों ओर एक सादा अथवा अलंकृत बाड़ा बना रहता था, जिसमें 1 या अधिक द्वार होते थे, जिसे सुसज्जित बनाया जाता था।
स्तूप का मुख्य उद्देश्य बुद्ध अथवा किसी महान बौद्ध भिक्षु के अवशेषों को सुरक्षित रखना अथवा बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान की स्मृति को सुरक्षित रखना था। अशोक को भारत तथा अफगानिस्तान में 84,000 स्तूप बनवाने का श्रेय प्राप्त है। अपनी भारत यात्रा के दौरान हेनसांग 7वीं सदी ने इनमें से कई स्तूप देखे, पर इनमें से अधिकतर अब नहीं हैं। इनमें से लोगों तथा राजाओं द्वारा घेराबंद तथा विस्तृत करवाए गए इनमें से कुछ स्तूप आज भी विद्यमान हैं। इन स्तूपों में सर्वोत्तम उदाहरण सांची, भोपाल के निकट का विशाल स्तूप है। इसका व्यास 121.5 फीट, ऊंचाई 77.5 फीट, पत्थर की घेराबंदी की ऊंचाई 11 फीट है। मूल रूप से अशोक द्वारा बनवाया गया यह स्तूप वर्तमान के आधे से अधिक नहीं था, जिसे बाद में बड़ा किया गया है। वर्तमान घेराबंदी अशोक द्वारा बनवाई गई घेराबंदी से काफी बड़ी है। गुफाएं मौर्यकाल की अन्य महत्वपूर्ण विरासत है जो कठोर चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इनकी अंदरूनी दीवारों की पॉलिश इतनी अच्छी है कि ये शीशे की तरह चमकती हैं। ये भिक्षुओं के निवास थे तथा सभा भवन अथवा चैत्य का काम भी करते थे। पेज क्रमांक 36 समाप्त होता है।